हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 की जो मासिक परीक्षा हुई थी सितंबर में, ठीक है, मंथली एग्जामिनेशन। इसके विज्ञान यानी कि साइंस के पेपर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने इसके जो लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को देखा था, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया हर एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी जो 11, 12, 13 है, इससे हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, पूरी डिटेल में लिखा है। नंबरिंग में थोड़ा हेर फेर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपका वही होगा, ठीक है, क्योंकि टाइप करने में तो मोबाइल से ही टाइप करते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिश क्या हो कि मैं आपको अच्छे से और सरल शब्दों में मैं आपको ये समझा दूँ, ठीक है। ये रहा इसका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, ठीक है। और अभी जो हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय को देखेंगे, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय का जो पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन 11 जो क्या कहता है, यहाँ पर मैंने इसको प्रश्न 1 लिखा है लेकिन ये आपका 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है इसमें कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है, ठीक है। यानी कि पहले तो आपको ओम का नियम बताना है और फिर इसको कैसे सत्यापित करेंगे वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम विद्युत धारा और विद्युत विभव के बीच संबंध को बताता है, ठीक है। अब ये तो ओम का नियम क्या बताता है ये मैंने पहले आपको समझाया। उसके बाद यहाँ पर है कि इसके अनुसार, मतलब क्या है ये जो ओम का नियम है उसके अनुसार क्या कहा गया है कि किसी चालक के सिरों के बीच, चालक का मतलब कंडक्टर के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और उसमें प्रवाहित धारा यानी कि आई, करंट आई का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है यानी कि कांस्टेंट होता है। अब ये कब ऐसा कांस्टेंट कब होगा, जब यहाँ पे शर्त क्या है कि तापमान और अन्य भौतिक स्थितियाँ समान रहे, यानी कि टेम्परेचर या जो भी चीज़ें हैं वो समान अगर रहती हैं, बराबर रहती हैं, तो V और I के बीच का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि इस नियम को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पर आपको क्या होगा कि जो ये संबंध ओम का नियम है ना वो क्या कहता है, यहाँ पे आप लोग इससे पहले एक चीज़ और लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए आपको लिखना होगा कि V और प्रोपोर्शनल टू I ये लिखिएगा, ठीक है, V समानुपाती I के, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा V बराबर, और तब ये लिखिएगा I R, या फिर यहाँ पे जो R है ना ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये आपका प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस कहलाता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है V इज इक्वल टू विभवांतर वोल्ट में, I धारा यानी कि एम्पियर में, और R प्रतिरोध यानी कि ओम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं सत्यापन विधि के लिए क्या है, तो आपको सर्किट बनाना होगा एक। अब सर्किट जब बना लीजिएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि एक सर्किट सेटअप में लगभग 0.5 मीटर लंबा निक्रोम का तार लगाएं, ठीक है। आपकी बुक में भी दिया गया है, आप देखिएगा उसको ध्यान से। तो निक्रोम का वायर आपको लगाना है 0.5 मीटर का, ठीक है। एक वोल्ट मीटर आपको लेना है, ठीक है, वोल्ट मीटर, और एमीटर लेना है, और 4 सेल लगाना है आपको, ठीक है। कर लिया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि निक्रोम के तार के सिरों पर वोल्ट मीटर, यानी कि जैसे यहाँ मान लो अगर सर्किट है आपका और यहाँ आपने निक्रोम वायर लगाया है ऐसे, ठीक है, ये जो कि रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे करके यहाँ पर आपको ये जो है आपका वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, बात समझ में आ गई। आपको सर्किट बनाना है। सर्किट आपकी किताब में जो है परिपथ जो है वो आपको दिया गया है, आप देखिएगा, जहाँ पे ओम का नियम है उसके बाद जो आपका एक्टिविटी है, जो एक्सपेरिमेंट है वो यही आपको बताया गया है, ठीक है। तो निक्रोम के तार के सिरों पर वोल्टमीटर, और सर्किट में कहीं भी आपको एमीटर जोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सेल का उपयोग करें, यानी कि पावर देना है, ठीक है। सर्किट में तो पावर का स्रोत होना चाहिए ना, बिजली का स्रोत, तो वहाँ पे जो है आपको एक सेल को यूज़ करना है, ठीक है। और विद्युत धारा के लिए एमीटर का पार्ट टैंक I,
यानी कि जो एमीटर आपने लगाया है ना उसमें आपको आई देखना है कि करंट कितना जा रहा है, ठीक है। आपको करंट की रीडिंग यानी कि आई बराबर आपको नोट करना है, ठीक है। आई इज इक्वल टू आपको नोट करना है। उसका तार के बीच का जो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है उसका पाठ्यांक, उसकी रीडिंग आपको वी लेना है। आई और वी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखो यहाँ पे कह रहा है कि अब 2 सेल यानी कि उसके बाद फिर क्या करना है, 2 सेल लगाना है। उसके बाद 2 सेल के बाद आपको फिर वही काम करना है, वी और आई की रीडिंग आपको नोट करनी है, ठीक है ना। फिर आपको 3 सेल और फिर इसके बाद 4 सेल लगाकर वी और आई के का पाठ्यांक नोट करना है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वी और आई का मान परिकलित कीजिए, यानी कि वी बट्टा आई आपको निकालना है कि कितना हो रहा है, ठीक है। हर एक केस में एक से लगाया था उसमें वी और आई का मान निकालना है, ऐसे वी बट्टा आई करके। फिर 2 से लगाया था उसमें भी वी और आई का मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि वी बट्टा आई का मान हर स्थिति में स्थिर होना चाहिए, यानी कि एक ही मान प्राप्त होना चाहिए। v बटा आई जो आपने निकाला है ना वो हर एक केस में सेम होना चाहिए, ठीक है। पहले सेल वाला जो निकाला था उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सेल में क्या होना चाहिए, ये स्थिर होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। क्या कह रहा है कि इससे ओम का नियम सत्यापित होता है। इस तरीके से अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो हमारा जो ओम का नियम है वो सत्यापित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कहता है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है धातु और अधातु के बीच भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक का मतलब फिजिकल और रासायनिक का मतलब केमिकल। जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके आधार पर निम्नलिखित अंतर होते हैं। चलिए अब अंतर देखते हैं। देखिए भौतिक गुणों के आधार पर अंतर, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है। तो देखो भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चमक। तो धातुओं में धात्विक चमक होती है, मेटेलिक लस्टर, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा मेटेलिक लस्टर यानी कि धात्विक चमक, ठीक है। जबकि अधातुओं में यह चमक नहीं होती है। हीरा अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। हीरा क्या है, डायमंड क्या है, अपवाद है, ठीक है। चालकता, देखो चालकता का मतलब हो गया कंडक्टिविटी, यानी कि धातु विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। धातु जो होता है ये विद्युत को भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उष्मा यानी कि हीट को भी कंडक्ट करता है। जबकि अधातु कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो क्या है, सुचालक है, ठीक है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का, ठीक है ना। उसके बाद है सघनता यानी कि डेंसिटी। धातुओं की सघनता अधिक होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वे भारी होते हैं, और धातुओं की सघनता कम होती है जिससे वे हल्के होते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, जिसका घनत्व हम लोग निकालते हैं मास में। तो यहाँ पे कह रहा है कि सघनता जो धातुओं की होती है वो अधिक होती है जबकि धातुओं की कम होती है। आघातवर्धनीयता, ठीक है, मेलेबिलिटी। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, ठीक है। जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं होता है, ठीक है। यानी कि मेलेबिलिटी धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो है तन्यता, डक्टिलिटी। धातुओं को खींचकर तारों में बदला जा सकता है, अधातु ये गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। तन्यता का मतलब हो गया डक्टिलिटी, मतलब धातु को खींचकर एक तार बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अधातु में ये गुण प्रदर्शित नहीं करते, यानी कि भंगुर होते हैं, वो चूर चूर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो उसमें जो है तन्यता नहीं पाई जाती है। अब आते हैं अगला है प्रकृति। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पारा अपवाद है, ठीक है, मरकरी, ठीक है। उसका कहता है अधातु ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं। यानी कि प्रकृति अगर देखेंगे तो धातु हमेशा क्या होती है, लगभग ठोस होती है, ठीक है, सिर्फ पारा को छोड़ के, मरकरी को। इसके बाद है ध्वनि। तो यहाँ कह रहा है कि ध्वनि, साउंड, तो धातु पर चोट करने से घंटी जैसी यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, रिंगिंग साउंड, ठीक है, घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। जबकि अधातु पर यह प्रभाव नहीं होता है, यानी कि सोनरस होता है। मेटल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। अब इसका जो भौतिक गुण था वो हमने देख लिया। अब रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर देख रहे हैं, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक, क्योंकि बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, इसलिए मैं जो है शॉर्ट में इसका आंसर लिखने की कोशिश किया मैंने। ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो सामान्यतः क्षारीय यानी कि बेसिक होते हैं। ठीक है, अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर के अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, तो इसमें अगर देखेंगे तो धातु रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का नुकसान करते हैं यानी कि ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद है जबकि अधातु, अधातु क्या करता है, तो अधातु इलेक्ट्रॉनों का गेन करते हैं, लाभ करते हैं, यानी कि अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर अम्ल के साथ अभिक्रिया, एसिड के साथ, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातु अम्लों के साथ साधारणतः कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है यौगिकों का निर्माण, तो धातु मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि अधातु स्वसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था, धातु सकारात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, जबकि अधातु सामान्यतः नकारात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार हमने यहाँ पर रासायनिक गुण और भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में स्पष्ट अंतर यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद है जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत, तो जस्ता के निष्कर्षण का सिद्धांत क्या है, देखो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेगा, जस्ता के निष्कर्षण मुख्य रूप से जिंक ब्लेड यानी कि ZnS से किया जाता है, यानी कि जो इसका अयस्क होता है। ठीक है, इसका सिद्धांत निम्नलिखित चरणों पर आधारित होता है। ठीक है, धातु के अयस्क का सांद्रण यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिंक ब्लेड के से अशुद्धियों को हटाने के लिए इसे पहले सांद्रित किया जाता है। ठीक है, उसका दूसरा है भस्मक प्रक्रिया यानी कि रोस्टिंग, सांद्रित ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, ये जो जिंक ब्लेड जो मैंने अभी बताया को हवा में गर्म करके गर्म किया जाता है, जिससे ZnS ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2ZnS प्लस 3O2, ठीक है, क्या बन जाएगा 2ZnO प्लस 2SO2, ये हो गया। जो आपका ZnS है यानी कि जिंक ब्लेड जो है उसका जब हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो क्या बन गया, वो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद ये जो ZnO बनाना हमारा, इसको फिर क्या करेंगे, ZnO को इसमें हम आगे अभी हम आपको बताएंगे कि देखो यहाँ पर ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2 बनता है। उसके बाद क्या है, धातु का अवकरण रिडक्शन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोक के साथ गर्म किया जाता है, जिससे जस्ता धातु प्राप्त होती है। यानी कि जो आपका ZnO है ना, इसमें क्या करते हैं, कार्बन कोक मिला देते हैं, तो क्या होता है, जिंक Zn प्लस कार्बन मोनोक्साइड अलग हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपका जिंक है वो आपका अलग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है 14वां क्वेश्चन है, डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का वर्णन करें। तो यहाँ पर लिखिएगा कि चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, विकासवाद यानी कि इवोल्यूशन को समझाने के लिए सबसे प्रमुख सिद्धांत है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। क्या है, देखिए, प्रजातियों में विविधता, सभी जीवों में कुछ प्राकृतिक विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन होती है जो आनुवांशिक होती हैं। ये भिन्नताएं जीवों के आकार, रंग, क्षमता आदि में देखी जा सकती है। इसके बाद संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए जीवों को भोजन, आश्रय और साथी के लिए एक दूसरे संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रतिस्पर्धा में जीव बेहतर तरीके से अनुकूलित होते हैं, वे जीवित रहते हैं। ठीक है, जो जीव बेहतर तरीके से अनुकूलित हो जाता है वो जीवित रहता है। अब इसके बाद है योग्यता का अस्तित्व। योग्यता का अस्तित्व, प्राकृतिक चयन के तहत वे जीव जो अपने पर्यावरण में सबसे अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं वही जीवित रहते हैं और अपनी अगली पीढ़ी में अपनी विशेषताओं को पारित करते हैं। इसे योग्यता का अस्तित्व यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। इसके बाद चौथा है इवोल्यूशन, विकास। समय के साथ प्राकृतिक चयन के कारण प्रजातियां धीरे धीरे बदलती हैं और नए रूप विकसित करती हैं।
अनुकूल जीव जीवित रहते हैं और अगली पीढ़ियों में अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हैं, जिससे नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की विविधता का कारण लाखों वर्षों के दौरान होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन हैं, जो प्राकृतिक चयन के माध्यम से संचालित होते हैं। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 15वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। देखो, मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स के आधार पर होती है। मनुष्य के प्रत्येक शरीर में कुल 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़े स्वायत्त गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम्स होते हैं, जो पुरुष और महिलाओं में एक जैसे दिखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि जबकि 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण या सेक्स गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लिंग निर्धारण के लिए मुख्य भूमिका एक्स और वाई गुणसूत्रों की होती है। ध्यान से देखना इसको। स्त्री फीमेल के अंदर अगर देखा जाए तो स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, अर्थात स्त्री के पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, XX। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पुरुष पुरुष में 2 अलग अलग लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो एक X और एक Y यानी कि X और Y। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे कहता है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। जब युग्मक यानी कि गैमेट्स का निर्माण होता है, ये इंग्लिश है। ठीक है। तो स्त्री द्वारा बनने वाले सभी अंडाणु यानी कि एक सेल्स में केवल X गुणसूत्र होता है। पुरुष द्वारा बनने वाले शुक्राणुओं में 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, एक में X गुणसूत्र और दूसरे में Y यानी कि 2 प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक प्रकार में X गुणसूत्र पाया जाता है और दूसरे में Y। ठीक है। अब यहाँ कहता है कि निषेचन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलकर निषेचन करता है तो शिशु का गुणसूत्र संयोजन XX होगा और उस स्थिति में शिशु स्त्री यानी कि लड़की होगी। ठीक है। इसके बाद कहता है यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलकर निषेचन करता है तो शिशु का गुणसूत्र संयोजन XY होगा और उस स्थिति में शिशु पुरुष लड़का होगा। ठीक है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में पुरुष के शुक्राणु की भूमिका निर्णायक होती है, क्योंकि वो X या Y गुणसूत्र का योगदान करता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था मैंने सभी का सभी जो है सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। और आपको किसका सॉल्यूशन चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है। वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं की सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।